ईरान कमजोर देश नहीं है। इसके पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा ड्रोन शस्त्रागार है और इसकी सैन्य सुविधाएं पहाड़ों के भीतर बनी हुई हैं। एक युद्ध रणनीति जो वर्षों तक शक्तिशाली दुश्मनों के खिलाफ काम करती रही थी, और फिर भी 2 हफ्तों से भी कम समय में उसके 70% मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए। 100 से अधिक जहाज तबाह या क्षतिग्रस्त हो गए। आसमान पर पूरी तरह से कब्जा। लेकिन आखिरकार ये सब कैसे हुआ? इसका जवाब देखिए, इतना आसान नहीं है। देखिए, ईरान ने एक असली समझदार सोचा समझा प्लान बनाया। एक ऐसा प्लान जो दुश्मन की हर जानी पहचानी कमजोरी पर दांव लगाता था। लेकिन जो उन्हें नहीं पता था वो ये कि दशकों तक जब वे ये योजना बना रहे थे, उसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक इसी तरह के खतरे के लिए जवाब तैयार कर रहा था। जैसे उन्हें पता हो कि एक दिन ये पल जरूर आएगा। और इस योजना को नाकाम करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध में अब तक देखे गए कुछ सबसे प्रभावशाली हथियारों के साथ एक शस्त्रागार भेजा। ऐसे हथियार जो कभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं हुए थे। उनमें से एक क्या है ये हमें पता भी नहीं। यह समझने के लिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, आपको पहले यह समझना होगा कि ईरान क्या करने की कोशिश कर रहा था। देखिए, ईरान को शुरू से ही एक बात पता थी, अगर वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सीधी जंग करता है तो वह बिना किसी शक के हार जाएगा। अमेरिका का सैन्य बजट लगभग 40 गुना बड़ा है। तकनीक दशकों आगे है। विमान, मिसाइलें, जहाज, इनकी कोई तुलना ही नहीं है। तो ईरान ने उस खेल में प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं की। उसने एक अलग खेल बनाया और उस खेल की तर्क लगभग क्रूर थी। अपनी सादगी में शाहेद जैसे सामान्य ईरानी ड्रोन की कीमत 20 से 50 हजार $50,000 होती है, जो एक आम कार के बराबर है। लेकिन पैट्रियट मिसाइल, जिसका इस्तेमाल अमेरिका उसे मार गिराने में करता है, 3 से 4 मिलियन $मिलियन की होती है। ईरान 100 ड्रोन भेजता है, संयुक्त राज्य अमेरिका उन सभी को मार गिराता है। ईरान ने 5 मिलियन खर्च किए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 300 मिलियन खर्च किए। इस मुकाबले में कौन जीतता है? ये तर्क सऊदी अरब के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, लाल सागर में जहाजों के खिलाफ काम कर चुका था। ईरान ने उन्हें थकाने पर दांव लगाया था। दुश्मन को खुद से कहीं ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करना एक ऐसी रणनीति थी जो शुरू में तो समझदारी लगती थी, जब तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना जवाब नहीं दिया। इसका नाम है हेलियोस। हेलियोस एक लेजर सिस्टम है जिसे सीधे अमेरिकी नौसेना के विध्वंसक जहाजों पर लगाया गया है। यह केंद्रित ऊर्जा किरण छोड़ता है जो ड्रोन को सेकंडों में इतना गर्म कर देता है कि उसकी संरचना नष्ट हो जाती है। ना कोई धमाका, ना कोई शोर, ड्रोन बस अचानक गायब हो जाता है। लेकिन जो चीज सब कुछ बदल देती है वो तकनीक नहीं है, बल्कि इसकी लागत है। हीलियोस की हर फायरिंग की कीमत सचमुच कुछ पैसे है। इसकी लागत बस बिजली की है, जितनी आप कुछ घंटों तक एक बल्ब जलाकर खर्च करते हैं। ईरान ने संघर्ष की शुरुआत से अब तक 2000 से ज्यादा शाहेद ड्रोन लॉन्च किए हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हर एक को पैट्रियट से मार गिराया होता तो उन्होंने 6 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए होते। सिर्फ ड्रोन के मामले में लेजर सिस्टम जैसे हेलियोस के साथ ये लागत बहुत ही नाटकीय रूप से घट जाती है। ईरान की आर्थिक तर्क बस काम करना बंद कर देगी, लेकिन ईरान के पास इस दांव में एक दूसरी परत थी, मात्रा। सैकड़ों ड्रोन एक साथ भेजना, उम्मीद करना कि कुछ पार हो जाए। और इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ओडिन था। ओडिन ड्रोन को नष्ट नहीं करता, वो उसे अंधा कर देता है। ये एक कम शक्ति वाला लेजर है जो ड्रोन के ऑप्टिकल सेंसर, कैमरे, विजुअल नेविगेशन सिस्टम को जला देता है। ड्रोन उड़ता है, अब कुछ नहीं देख पाता और गिर जाता है। 8 अमेरिकी जहाजों में पहले से ही ओडिन स्थापित है। ये वही सिस्टम है जिसे विश्लेषकों ने संघर्ष के दौरान ईरान के पास तैनात डेस्ट्रॉयर्स की तस्वीरों में पहचाना था। जहां हेलियोस एकल खतरों से निपटता है, वही ओडिन सामूहिक हमलों के खिलाफ
काम करता है। लेकिन ड्रोन के खिलाफ तीसरी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा विडंबनापूर्ण है। इसका नाम लुकास है। लुकास एक अमेरिकी आत्मघाती ड्रोन है जो एक बार हमला करता है, लक्ष्य तक जाता है और फट जाता है। इसकी कीमत लगभग $35,000 है। अगर आपको ये जाना पहचाना लगे तो इसलिए क्योंकि ये है। लुकास सीधे तौर पर ईरानी शाहिद के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। वही तर्क, वही कॉन्सेप्ट, लगभग वही कीमत। अमेरिका ने ईरान से आइडिया लेकर खुद का वर्जन बनाया और उसी को ईरान पर इस्तेमाल किया। संघर्ष के पहले ही दिन अमेरिकी सशस्त्र बलों की केंद्रीय कमान ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बना प्रतिशोध करार दिया। सोचिए इस बारे में। ईरान ने सालों तक शाहिद को अपनी सबसे बड़ी बढ़त के रूप में विकसित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ठीक उसी तर्क का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, जो भी आइडिया आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, हम वही आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इसे एक ईरानी ड्रोन के क्लोन के आधार पर बनाया गया था, कामिकाज़े शाहिद 136 ड्रोन। शाहिद ईरानियों के बीच वाकई में एक पसंदीदा है और जब एक को संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने पकड़ लिया तो वे उसे इंजीनियरों के पास ले गए और कहा, इसकी एक कॉपी बनाओ और वो भी इससे बेहतर। 3 जवाब, 3 स्तर। ड्रोन का जवाब काफी हद तक कमजोर कर दिया गया था, लेकिन ईरान की दूसरी रणनीति अलग थी, ज्यादा पुरानी थी और दशकों तक वो सच में अजेय लगती थी। ईरान ने कई सालों तक अपनी सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं, मिसाइल डिपो, परमाणु अनुसंधान केंद्र, सैन्य प्रयोगशालाओं को पहाड़ों के अंदर कंक्रीट में दफन करके शिफ्ट किया। चट्टानों के अंदर इतनी गहराई में जहां कोई भी पारंपरिक बम नहीं पहुंच सकता। फोरडाल, ईरान की मुख्य परमाणु सुविधा एक पहाड़ के अंदर इतनी गहराई में है कि पश्चिमी विशेषज्ञों ने सालों तक कहा कि ये लगभग अजेय है। यह इच्छा की नहीं, तकनीकी क्षमता की कमी थी। आप नष्ट नहीं कर सकते तो जीत भी नहीं सकते जब तक अमेरिका ने जवाब नहीं दिया। इसे MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहा जाता है। MOP का वजन 13 टन है, यानी 2 वयस्क हाथियों के बराबर। इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसे एक ही उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है, उस चीज को भेदना जिसे भेदना असंभव माना जाता है। ये जमीन से टकराता है और तुरंत नहीं फटता, बल्कि लगातार जमीन, कंक्रीट, चट्टान को भेदता हुआ सही गहराई तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर ये फटता है, अंदर से बाहर की ओर। ये जितनी गहराई तक पहुंचता है वो 20 मंजिल ऊंची कंक्रीट की इमारत के बराबर है, 20 मंजिल नीचे की ओर। और एक बात है जो सब कुछ और भी सटीक बना देती है। 2 बार लगातार होते हैं। पहला बम गड्ढा बनाता है, दूसरा जो तुरंत बाद में उसी जगह गिराया जाता है और भी गहराई तक जाता है, जैसे एक ड्रिल जिसमें 2 चरण होते हैं। लेकिन MOP एक समस्या पैदा करता है। इसका वजन 13 टन है। ज्यादातर युद्धक विमान इतने वजन के साथ जमीन से उड़ान भी नहीं भर सकते और जो कुछ विमान इसे ले जा सकते हैं वे दुश्मन के इलाके में बिना डिटेक्ट हुए नहीं जा सकते। दुनिया में केवल एक विमान है जो इस समस्या का हल करता है। मैं B-2 स्पिरिट की बात कर रहा हूं। B-2 किसी भी विमान जैसा नहीं दिखता जो आपने पहले देखा हो। इसमें कोई पूंछ नहीं है, कोई लंबा शरीर नहीं है। ये पूरी तरह से एक पंख है, एक त्रिकोणीय चपटी आकृति जो एक बम वर्षक से ज्यादा विज्ञान कथा जैसी लगती है। और ये कोई संयोग नहीं है। जब एक रडार सिग्नल भेजता है और वो किसी पारंपरिक विमान से टकराता है तो सिग्नल तेज और साफ वापस आता है। B-2 में ये सिग्नल हर दिशा में बिखर जाता है। रडार पर जो दिखता है वो इतना छोटा होता है जितना एक पक्षी। एक फुटबॉल मैदान जितने बड़े विमान का रडार पर एक पक्षी की तरह दिखना। इसके अलावा B-2 की पूरी सतह एक ऐसे पदार्थ से ढकी होती है जो रडार सिग्नल को सोख लेता है। परावर्तित करने के बजाय
ये रेडियो तरंगों के लिए एक स्पंज की तरह काम करता है। पूरी दुनिया में केवल 21 इकाइयां बनाई गई थीं और हर एक की कीमत $2 अरब से भी ज्यादा थी। और यही विमान 13 टन के बमों को ईरान की पहाड़ियों तक लेकर गया था। संघर्ष से कुछ हफ्ते पहले पारचिन में, जो तेहरान से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक सैन्य परिसर है, ईरान के रक्षा कार्यक्रम के सबसे संवेदनशील स्थानों में से एक। सैटेलाइट तस्वीरों ने एक परिसर में सावधानीपूर्वक काम को दर्ज किया, जिसे तालेगान 2 के नाम से जाना जाता है, जो देश के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। एक नई कंक्रीट की परत, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली गई। जिसने भी इस काम की निगरानी की, वह शायद घर गया यह सोचकर कि उसने किसी महत्वपूर्ण चीज की सुरक्षा कर ली है। 3 हफ्ते बाद सैटेलाइट तस्वीरों में उस परिसर की सतह पर 3 सटीक हमले के निशान दिखाई दिए। ईरान ने सालों तक गहराई बनाकर रखी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा हथियार लेकर आया जिसे उस गहराई को बेकार करने के लिए बनाया गया था। और इन्हीं मिशनों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के विश्लेषकों का ध्यान आकर्षित किया। हमलों के पहले दिन की तस्वीरों में एक टॉमहॉक मिसाइल पूरी तरह काली दिखाई दी, जबकि बाकी सभी ग्रे रंग की थीं। ये अलग था। सरकार में किसी ने भी नहीं बताया कि ये क्या था। विश्लेषकों को संदेह है कि यह एक ऐसा संस्करण है जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया है, जिसकी सतह रडार संकेतों को उसी तरह अवशोषित करती है जैसे B-2 करता है। और पहले के टॉमहॉक की तुलना में यह संस्करण संभवतः उड़ान के दौरान वास्तविक समय में एक नए लक्ष्य की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये हथियार खुद ही सामने आया जब इसे फिल्माया गया, और आज तक अमेरिकी सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। लेकिन सभी अमेरिकी प्रतिक्रियाओं में से एक बाकी सभी से मिलकर भी ज्यादा परेशान करने वाली है। ये युद्ध के दौरान नहीं, उससे बहुत पहले हुआ था। देखिए, ईरान की तीसरा दांव समय को लेकर था। यह सोचकर कि उसके पास हमले शुरू होने पर प्रतिक्रिया देने का समय होगा, उसके रडार काम करेंगे और वह एक जवाबी कार्रवाई का समन्वय कर सकेगा। शायद ये सबसे गलत दांव था, क्योंकि जब मिसाइलें 28 फरवरी 2026 को छोड़ी गई, तब ईरान हफ्तों से अंधेरे में काम कर रहा था। किसी भी बमबारी से पहले, किसी भी मिसाइल से पहले अमेरिकी सशस्त्र बलों की 2 विशेष इकाइयां पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। साइबर कमांड, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साइबर युद्ध संचालन के लिए जिम्मेदार डिवीजन है, और स्पेस फोर्स, जो अंतरिक्ष में संचालन के लिए समर्पित सैन्य शाखा है। जनरल डैन केन, अमेरिकी स्टाफ प्रमुख, ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि ये दोनों इकाइयां सबसे पहले कार्रवाई करने वाली थीं। उनके शब्दों में, अंतरिक्ष और साइबर संचालन ने विरोधी को देखने, समन्वय करने या प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने की क्षमता से वंचित कर दिया। लेकिन आखिरकार ये कैसे किया गया? खैर, जवाब का एक हिस्सा हमसे सैकड़ों किलोमीटर ऊपर है। स्पेस फोर्स मध्य पूर्व के ऊपर कक्षा में उपग्रहों का 24 घंटे संचालन करती है। ये उपग्रह तस्वीरें नहीं लेते, ये गर्मी का पता लगाते हैं। और एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के कुछ ही सेकंड बाद बहुत अधिक गर्मी पैदा करती है, जिसे ये उपग्रह लगभग तुरंत पहचान लेते हैं। ईरान एक सुनसान सड़क पर एक ट्रक लॉन्चर से मिसाइल दागता है। कुछ सेकंड में उपग्रह गर्मी और लॉन्चर की स्थिति पता लगा लेते हैं। ये जानकारी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी बलों तक पहुंच जाती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार लॉन्च और जवाबी हमले के बीच प्रतिक्रिया का समय 4 मिनट तक पहुंच गया था। लेकिन स्पेस फोर्स ने अकेले काम नहीं किया। साइबर कमांड समानांतर रूप से काम कर रहा था, ईरानी सैन्य संचार को ठप कर रहा था, रडार को ब्लॉक कर रहा था और ईरान की अलग अलग इकाइयों को
आपस में बात करने से रोक रहा था। और इसने ऐसे तरीकों से काम किया जो आपकी कल्पना से परे है। संघर्ष से हफ्तों पहले हैकर्स ने ईरानी सैटेलाइट प्रसारणों में घुसपैठ कर ली थी। ईरान में लाखों घरों में उनके टेलीविजन पर शासन के खिलाफ प्रतिरोध के लिए संदेश आने लगे। दैनिक जीवन में लाखों ईरानियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक नमाज के समय की ऐप को हैक कर लिया गया। समय की जगह राजनीतिक संदेश दिखाई देने लगे और तेहरान के ट्रैफिक कैमरे, सड़क पर ट्रैफिक की निगरानी करने वाले आम कैमरों को हैक कर लिया गया। और फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार इनका इस्तेमाल ईरान की राजधानी के अंदर सटीक हमलों की योजना बनाने के लिए किया गया। हमले के दिन ईरानी रडारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ब्लॉक किया जा रहा था और सैन्य संचार ठप हो गए थे। ईरान अपनी रक्षा का समन्वय नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह अपने ही सिस्टम से बात नहीं कर पा रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ईरान ने अमेरिका के साथ उच्च स्तर का शतरंज खेलने की कोशिश की, लेकिन शतरंज की दूसरी तरफ की गोटियां वैसी नहीं थीं जैसी उसने उम्मीद की थी। दशकों तक युद्ध का मतलब था टैंक, विमान, सैनिक। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अभी दिखाया है कि इसका मतलब कुछ और है, और यह नया अर्थ हम इसे वास्तविक समय में होते हुए देख रहे हैं। कुछ इतना अप्रत्याशित जैसे कि एक नमाज ऐप में गलत संदेश दिखना। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपको तीनों अमेरिकी प्रतिक्रियाओं में से कौन सी सबसे प्रभावशाली लगी? नीचे कमेंट करें। अगर इस वीडियो ने आपको मध्य पूर्व में क्या हो रहा है ये बेहतर समझने में मदद की है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भी समझना चाहता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले वीडियो में मिलते हैं।